बेरी, वो B1 की डेफिशिएंसी से हार्ट को ही प्रभावित करती है। हार्ट उसमें एनलार्ज हो जाता है, हार्ट उसमें वीक हो जाता है और वो ठीक से पंप नहीं कर पाता, तो कार्डियक फेल्यूर सरी की नौबत आ जाती है, यानी न्यूट्रिशनल डिसीजेस। तो बड़ी मजे की बात यह है और महत्वपूर्ण बात यह है कि योग एक ऐसा विज्ञान है जो आपको खान पान के बारे में भी काफी कुछ बातें बताता है। और अगर यौगिक आहार आप रखें तो उसमें जौ का समावेश है, उसके अंदर हरितकी का समावेश है, बाल शाक, काल शाक, इस नाम से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का समावेश है। और अगर आप एक तरह से यह है कि अगर पूरी तरह यौगिक डाइट को फॉलो करने लगेंगे तो उसमें ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से दूर रखेंगी, क्योंकि हरे पत्ते वाली सब्जियां जो है उनमें फोलिक एसिड काफी मात्रा में होता है। और जो साबुत अनाज होते हैं, खास करके जौ में और चावल में क्या अंतर है कि चावल जो होता है वो पॉलिश्ड राइस होता है, तो पॉलिश्ड राइस में से थायामीन एब्सेंट होता है। जौ में उसका छिलका उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें पूरा का पूरा थायामीन भी उसी में विद्यमान है। तो यौगिक डाइट से आप न्यूट्रिशनल हार्ट डिसीजेस से बचे रहेंगे, जो कि सारी हार्ट डिसीजेस का करीब करीब 5 से 10% के बीच में है। तीसरी श्रेणी जो आती है वो है रूमेटिक हार्ट डिसीज। और आजकल बड़ी अच्छी बात है कि रूमेटिक हार्ट डिसीजेस कम होती जा रही हैं, क्योंकि ओवर क्राउडिंग की वजह से होती थी, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से होती थी, और ये दोनों ही चीजें अब कम होती जा रही हैं। और थ्रोट इन्फेक्शन का सही समय पे सही इलाज मिल जाता है, इसलिए वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन नहीं हो पाते। और इन दिनों जितना हम 25 या 30 साल पहले देखा करते थे कि रूमेटिक डिसीजेज हुआ करती थी, वो रूमेटिक डिसीजेज अब नहीं होती हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उतने ही अनुपात में अब बढ़ने लगी हैं जिनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कहने का मतलब क्या कि हार्ट को सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, और कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से उसमें नैरोइंग आ जाना, और नैरोइंग आकर के किसी दिन ऐसा होगा कि वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। और अगर वो ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट अटैक पड़ जाना, ये चीजें आजकल बढ़ती जा रही हैं। इनके कारण क्या हैं? इसके कारण जो हैं वो ये कहलाते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी इज द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि लोग आजकल दिमागी कार्य ज्यादा करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। जिनका वर्क फ्रॉम होम है वो ज्यादातर कंप्यूटर पे और ऑनलाइन ही काम है, और फिजिकल एक्टिविटी काफी कम होती जा रही है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हार्ट डिसीजेस बढ़ रही हैं, और इस मामले में योग बहुत ही कारगर हो सकता है, बहुत ही सफल हो सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में यह नियम बना ले कि वो सुबह का 1 घंटा योग में बिताएगा, तो योग में सूर्य नमस्कार भी हैं, योग में आसन भी हैं, प्राणायाम भी हैं, और इनसे फिजिकल एक्टिविटी उसकी ऐड हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज में और दूसरे जो कारक जो हैं वो हैं ओबेसिटी, यानी शरीर की स्थूलता का होना। तो योग में एक बहुत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि मिताहार करना है, यानी कम खाना है। मिताहार की परिभाषा क्या है? अन्नेन पूरेदर्धम तोयेन तु तृतीयकम, यानी भोजन उतना ही करें कि पेट सिर्फ आधा ही भरे। पूरा पेट भरने के लिए आप सबसे पहले अपनी क्षमता आकलन कर लें कि आपका पेट कितने में भरता है। एक दिन लिबरली खाएं, और खाएं तो साथ साथ एक प्लेट अपने पड़ोस में रखें। उस पड़ोस वाली प्लेट में भी उतनी ही रोटी, उतनी ही सब्जी, दाल, चावल सब डालते जाओ जितना खुद की प्लेट में डाला हुआ है। और फिर आखिर में उस प्लेट को देखें कि उस प्लेट में कितना अन्न हमने आज खा लिया, और फिर कल से उसका ठीक आधा अमाउंट, आधी मात्रा में आप खाना शुरू करें। तब जाकर के योग के हिसाब से आप मिताहार कर रहे होंगे। और निश्चित बात है कि मिताहारी लोग स्थूल नहीं होंगे, उनमें ओबेसिटी नहीं होगी, और हार्ट डिसीजेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो उससे बचे रहेंगे। तो योग का अर्थ ये नहीं है कि बस थोड़ा दाएं बाएं कर लिया, सांस इधर से उधर, और या फिर 2-3 आसन कर लिए, ऐसे योग करेंगे तो वो नहीं सफल होगा। योग के सारे सिद्धांत आपको शुरुआत से लेकर के, और जैसे कि प्रोफेसर तांतेड़ जी ने कहा, उसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि यौगिक आहार भी आप लें। आहार कितनी मात्रा में लें इसका भी उसमें कहा हुआ है कि आधा पेट ही भरे इतना आहार लें, तो 2 चीजों से आप बच जाएंगे। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण होती है, जो हार्ट डिसीज करती है, वो है स्मोकिंग।
तो योग में आने से सबसे पहले ही ये शर्त है कि आपको इन चीजों के सेवन से बचना पड़ेगा। ना तो स्मोकिंग करेंगे, ना तंबाकू खाएंगे, ना अल्कोहल पिएंगे, तभी आप योग मार्ग में आ सकते हैं। सही बात तो ये है कि पहले के योग गुरु इन सब चीजों के बाद ही किसी को योग में प्रवेश देते थे। आजकल तो ऐसा है कि वो भी चलता रहता है, साथ में योग भी चलता रहता है। इस तरह से योग सफल होने वाला नहीं है। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी तक रिसर्च कम हुई है, और अगर आप में से जो लोग भी विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, योग विभाग से जुड़े हुए हैं, अथवा जो डॉक्टर हैं, मेडिकल रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो वे इस मामले में जरूर रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे बड़ी बात कि जिसको हम कहते हैं प्राणायाम, उस प्राणायाम का उद्देश्य क्या है। प्राणायाम का जो अभ्यासी व्यक्ति होता है, जिसने बहुत लंबे समय तक प्राणायाम का अभ्यास किया हुआ है, उसकी सांस की गति धीमी हो जाती है, पहली बात। और दूसरी बात कि उसको अगर जरूरत पड़े तो वो ज्यादा देर तक भी सांस रोक सकता है, क्योंकि सांस रोकने का अभ्यास प्राणायाम का एक मुख्य अंग है। सबसे पहले जैसे कहते हैं ना, 2-8-4 इस रेशो में आपको पूरक, कुंभक और रेचक करना है, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ाते जानी है। 64 गिनती करने तक आप सांस रोक सकें, और जब आप सांस रोक सकेंगे तो आगे एक चीज आप पैदा कर सकेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक ज्यादातर योग गुरु ये कहते पाए गए हैं कि प्राणायाम करने से हमारे शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलने से हार्ट में कोई बहुत फायदेमंद बात नहीं होती, क्योंकि अगर अतिरिक्त ऑक्सीजन से ही होती तो क्यों ना हम सबको ऑक्सीजन सिलेंडर ही देते होते कि अपने घर में थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन लीक कर लो, और इस तरह से आपको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही बात यह है कि जब सांस रोक करके हाइपोक्सिया की स्थिति पैदा करते हैं, उस समय हमारा हार्ट का फायदा होना शुरू होता है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो जो योग के अभ्यासी हैं, उनके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। और अच्छी बात यह हो गई है कि इस कोरोना काल में सभी लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर आ गया है। मैं जिससे कहता हूं कि भाई एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लो, वो कहता है कि जी हाँ, हमने खरीद रखा है। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई है कि कोरोना काल में लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर आ गया है। लेकिन अगर नहीं भी आया है तो मेरी ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जो भी योग के अभ्यासी हैं वो एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर खरीदें, और अपने योग अभ्यास के साथ साथ वो पल्स ऑक्सीमीटर को लगा करके तब अभ्यास करें। और कौन सा अभ्यास करें, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक विशेष प्राणायाम है जो ये 8 प्राणायाम से अलग है। जो 8 प्राणायाम कहे जाते हैं, सहितः सूर्य भेदश्च, उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनेत्या अष्टकुंभका, इन 8 प्राणायामों से वो अलग है, और उसका नाम है निश्शेष रेचक प्राणायाम। और आपको उसका उल्लेख गैरण्य संहिता में मिल जाएगा। श्लोक इस प्रकार है, यस्मिन् यस्मिन् यदा देशे रुजा बाधा प्रजायते तस्मिन् देशे स्थितम वायु मनसा परिचिंतयेत। सबसे पहले अगर जिस भी प्रदेश में, अगर हार्ट के प्रदेश में आपको लगता है कि रुकावट है, अवरोध है, तो उसकी तरफ अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। और उसके बाद क्या करना है, एक चित्तेन तद ध्यात्वा पूरयेत पूरकेण तु निशेष रेचकम कुर्यात यथाशक्त्या प्रयत्नतः। इसमें मेरी तरफ से जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले निशेष रेचक का अर्थ समझ लें। निशेष का अर्थ है कि फेफड़ों में कुछ भी हवा न बचे, पूरी हवा निकालनी है। देखिए, अगर आप सांस लें, सांस निकालें, अभी भी बोल पा रहा हूं, यानी अंदर हवा है। अब ये शीतकार की आवाज भी बंद हो गई, तब जाकर के मानेंगे कि फेफड़ों की पूरी हवा आखिर तक शून्य हो चुकी है, और उसको हम कहेंगे निशेष रेचक। और जब सारी हवा निकाल चुके हैं तो उस स्थिति में अपनी सांस को रोक के रखें। यानी एक तरह से बाह्य कुंभक की ये एक एक्सट्रीम
जो है स्टेट। बाह्य कुंभक तो ये हुआ कि सांस अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है और रोक देना है। लेकिन उससे भी एक्सट्रीम स्टेट है निश्शेष रेचक, यानी सांस अंदर लेकर के बाहर छोड़ना है और पूरी छोड़ना है, एक बूंद भी अंदर ना बचे, तब उसको रोक देना है। और कितनी रोकना है? यथाशक्त्या। यथाशक्त्या का मतलब ये मत समझे, जब हमारे पास लोग दान लेने के लिए आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब यथाशक्ति दान दीजिए, तो हम ये देखते हैं कि कितने में ये इसको टरकाने के लिए कितना अमाउंट काफी है। अगर 51 रुपए में टरकने वाला है तो 51 ही देंगे। ऐसे भी आ जाते हैं कि जो 101 से पहले नहीं मानते तो उनको 101 देते हैं, लेकिन ये तो शक्ति के हिसाब से नहीं हुआ ना। यथाशक्ति का ये बिल्कुल मतलब ना समझे जो चंदा देने में यथाशक्ति का प्रयोग होता है। यथाशक्ति का मतलब ये समझे कि अपनी पूरी ताकत लग देनी है, जितनी ताकत है। मैं अपना दुकान बेच दूं, अपना मकान बेच दूं। जब गुरु के पास जाते हैं तो सब कुछ लेके पूरी पोटली बांध के जाते हैं कि ये रहे। इसी तरह से पूरे समर्पण भाव से जब आप निश्शेष रेचक करें तो यथाशक्ति शब्द का ये अर्थ लगाएं कि पूरी ताकत उसमें उंडेल देनी है। और जब हम ये करते हैं तब क्या होता है? तब पल्स ऑक्सीमीटर आपको ये दिखाता है कि आपके शरीर के अंदर की ऑक्सीजन कम हुई। कितनी कम हुई? जो नॉर्मल आदमी में 98% होती है, वो 98 के बजाय 97.6, इतनी कम नहीं, काफी कम, 90 से भी कम, 85 से भी कम। मैं आपको अभी एक वीडियो भी दिखाने वाला था, वो वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, डॉक्टर मालशे शोइंग हाइपोक्सिया बाय ब्रेथ होल्डिंग। इस नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। और मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर आप देखेंगे कि सांस को रोक करके आप अपने शरीर की ऑक्सीजन को कम कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या? फायदा यही है कि इससे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स पैदा होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ऊंचे पहाड़ पे जाओ तो कम ऑक्सीजन होती है, तो वहां पर जब आप जाते हैं कम ऑक्सीजन में इरिथ्रोपोइटिन पैदा होता है। यही इरिथ्रोपोइटिन आपको यहीं बैठे पैदा हो जाएगा अगर आप थोड़ी देर के लिए सांस रोक करके हाइपोक्सिया करेंगे। सांस कहाँ रोकनी है? अंदर नहीं अंदर लेके नहीं रोकनी है, पूरी बाहर छोड़ के रोकनी है और आखिरी बूंद तक बाहर छोड़ के तब रोकनी है। उसे निश्शेष रेचक। इसके अलावा इरिथ्रोपोइटिन के अलावा एक चीज और पैदा होती है, वो बड़े काम की है, उसका नाम है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। और वो क्या करता है हमारे शरीर में? ये जो शरीर के जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज के साथ साथ बहुत महीन कोलैटरल चैनल्स बचपन से, यानी पैदाइशी हम साथ लेकर के ही पैदा होते हैं, वो बहुत बारीक होती हैं और टॉर्चुअस होती हैं। जैसे कॉर्क स्क्रू होता है, इस तरह की टॉर्चुअस वो चैनल होती हैं। और निश्शेष रेचक क्या करेगा कि हाइपोक्सिया के जरिए उन चैनल्स को खोलेगा, खास करके हार्ट के वो एरियाज जिनमें ब्लड सप्लाई में जहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा है, उन नलियों को वो खोलेगा। और जिनको हम कहते हैं कोरोनरी कोलैटरल्स का बनना। इस बारे में काफी रिसर्च हुई है। रशियन लोगों ने हाइपोक्सिया थेरापी पे करीब 60 साल काम किया है, लेकिन वो गैस मिक्सचर यूज करते हैं। मैं भी अपने क्लिनिक में यूज करता हूँ। एक सिलेंडर रखा हुआ है, एक नाइट्रोजन का सिलेंडर रखा हुआ है, और उन दोनों को मिला करके एयर के बजाय, जो एयर में 20% ऑक्सीजन है, उसके बजाय हम 10% ऑक्सीजन उस मिक्सचर में रखते हैं। और रशियन लोग उसको HGM10 नाम से जानते थे। ये 10% ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाती है तो हाइपोक्सिया पैदा होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माइकल फेल्प्स नाम का जो एक बहुत बड़ा जो ओलंपिक का मेडल विनर रहा है, जिसने स्विमिंग में, डाइविंग में, सब तरह के 8 मेडल जीते थे, वो व्यक्ति कैसे उस स्टेज पे पहुंचा? वो हाइपोक्सिया थेरेपी के जरिए ही पहुंचा है। उसने अपने पलंग के ऊपर, जैसे हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं, उसने कांच का और एल्यूमिनियम का एक केबिन बना रखा है जिसमें वो 10% ऑक्सीजन में सोता है। और इस तरह से उसको सोते समय भी इस चीज का लाभ मिलता है। वो स्विमिंग का, डाइविंग का चैंपियन इसी तरह से बना हुआ है। आजकल इवन एथलेटिक ट्रेनिंग के लिए भी हाइपोक्सिया ट्रीटमेंट या हाइपोक्सिया ट्रेनिंग की आजकल प्रक्रिया चल पड़ी है। और हमें इसके लिए कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रोजन सिलेंडर घर में रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ निश्शेष रेचक का ध्यान रखें। और हार्ट में होने वाली ये जो मेजर तकलीफ है, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसमें
आप योग आसन से भी फायदा उठाएंगे। इसमें आप आसनों की भी मैं आपको लिस्ट बता देता हूं जिनमें शरीर में हाइपोक्सिया होता है। वो आसन है जिसको हम कहते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन आप करिए, जरा टाइट अपने घुटनों को चेस्ट के साथ बांध लीजिए और फिर पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखिए। जितनी ज्यादा देर तक आप पवन मुक्तासन में रहते हैं, आपकी सांस लेने की जो जगह है फेफड़े की वो कम हो जाती है, और जब जगह कम हो जाती है तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन घटती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। और वो हाइपोक्सिया हार्ट को भी, ब्रेन को भी, हर ऑर्गन को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि जहां जहां पर कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ रही है तो कोरोनरी, सेरिब्रल आर्टरी सिकुड़ रही है तो सेरिब्रल, जिसमें भी सप्लाई में कमी आ रही है वो खुद तो नहीं खुलेगी, उसके आसपास दूसरी कोलैटरल भी हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पवन मुक्तासन में ज्यादा देर अपने आप को, योग मुद्रा, वज्रासन में बैठ जाइए, अपने पेट को घुटनों की तरफ चिपका दीजिए और सिर को नीचे फ्लोर पे टिका दीजिए और इस पोजीशन में ज्यादा देर तक रहें। आप अपनी उंगली पे पल्स ऑक्सीमीटर लगा करके ये सब काम करें। मैंने अपने छोटे से अंतर सेंटर फॉर योगा में ये एक्सपेरिमेंट करके ये मालूम किया कि किन किन प्रक्रियाओं में ये ऑक्सीजन कम होती है। इनमें से बहुत सारी चीजें मैंने एक किताब में संग्रहित कर रखी हैं, जैसा कि अभी आपने डॉक्टर अमरजीत यादव जी से सुना। मेरी जो फ्लैगशिप बुक है उसका नाम है मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा, और ये किताब आप सबको amazon.in पे मिल जाएगी। मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा, प्रकाश सीमाल से, ऐसा उसमें डाल दीजिए, Amazon पे आपको ये किताब मिल जाएगी। इस किताब के अलावा मैंने अपनी बहुत सारी बातें अपने YouTube वीडियोज में डाल रखी हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं आपको आज दिखाने वाला था वो ये है, डॉक्टर मालशे शोज हाइपोक्सिया बाय ब्रेथ होल्डिंग। मेरा आप सबसे निवेदन है कि वो वीडियो जरूर देखें। कैसे सबसे पहले 20 बार, सिर्फ 20 राउंड भस्त्रिका मैंने की है, और भस्त्रिका करने के बाद निश्शेष रेचक मैंने उसमें किया है। वो निश्शेष रेचक कैसे सफल होता है, उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आप खुद भी उसको अपने घर में कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि यौगिक आहार, योग आसन क्या करते हैं? योग आसन ये करते हैं कि योगी की मसल्स आपको बहुत बड़ी हुई नहीं दिखाई देगी। जैसे आजकल फिल्मी हीरो होते हैं ना, सबसे पहले कसरत करते हैं, अपनी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ये सब दिखानी होती है उनको। वो दिखाने के लिए उतनी तगड़ी मसल नहीं होंगी योगी की, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता होगी। वो क्षमता ये है कि एक आसन में वो ज्यादा देर तक टिक सकता है। आप पहलवानी करें लेकिन एक आसन में टिक सकेंगे कि नहीं सकेंगे, ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि मसल का बल्क कितना है। बल्क बढ़ता है उसके अंदर के एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट से। और योगी की जो क्षमता होती है वो एनेरोबिक कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी घुटने आधे मोड़ के, जैसे बचपन में पनिशमेंट मिलता था ना, सजा मिलती थी स्कूल में, कुर्सी बन जाओ, कुर्सी आसन उसको बोलते हैं। योग में वो उत्कटासन के नजदीक है। घुटने आधे मोड़ के खड़े हो जाइए, और कितनी देर खड़े रह पाते हैं। पहले दिन तो कोई भी आदमी 15 सेकंड में या 30 सेकंड में ही टैं बोल जाएगा, यानी वो कहने लगेगा कि बस बहुत हो गया। लेकिन अभ्यास के साथ, अभ्यास करते 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 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, ज्यादा मिनट तक आप उस आसन में रह सकते हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन हो गया? पहले दिन की मसल और 60वें दिन की मसल में क्या अंतर है, 90 दिन की मसल में क्या अंतर है? ये अंतर है अंदरूनी। जो मसल सेल को आप बायोप्सी करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नहीं बढ़े हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन कंज्यूम करने की काम में आते हैं। उसके अंदर क्या बढ़ा हुआ मिलेगा? उसके अंदर एटीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, जो कि रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट बढ़ा हुआ मिलेगा और मायोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके अंदर अपनी खुद की ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, किसी डॉक्टर साहब ने लिखी है, योग के बारे में लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि शरीर में ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। ये बिल्कुल गलत लिखा है, मैं आपको बताता हूं। शरीर में जितना हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर करेगा। अगर आज आपकी हीमोग्लोबिन 11 है, आप निश्शेष रेचक करने लगे, वो 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, जितनी भी होनी है। यानी महिलाओं की शायद 12 या 13 से आगे न जाए, पुरुषों की बड़े मजे से 14.5, 15, 16 तक जाएगा। और दूसरी चीज क्या, कि जब आप आसन करने लग जाते हैं, इंडिविजुअल आसन का टाइम बढ़ाते जाएं।
अगर आप उत्कटासन पहले दिन 15 सेकंड कर पाते थे, आप 3 महीने के बाद उसको 60 सेकंड करने लगे। अगर आप ताड़ासन 15 सेकंड कर पाते थे, 3 महीने के बाद आप उसको 3 मिनट करने लगे। तो ये ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन, ये ऐसे आसन है कि आपके पैरों की मसल्स में ये अद्भुत क्षमता पैदा कर देंगे कि वो ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्शन में रह सकें। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन में रहती है तो वो अपने अंदर ब्लड सप्लाई को आने नहीं देती, क्योंकि ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स को भी स्क्वीज कर देती है। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शन में कैसे रह पाती है? उसके अंदर की अपनी खुद की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाती है, जो कि मायोग्लोबिन के रूप में है। जैसे ब्लड में ऑक्सीजन को स्टोर करता है हीमोग्लोबिन, ऐसे ही मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करता है मायोग्लोबिन। और जब ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है तो उस योगी के लिए ये एक सीढ़ी चढ़ जाना या 2 मंजिल या 3 मंजिल चढ़ जाना ये कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, बहुत एक्टिविटी है। और आप देखेंगे कि अगर एक अनट्रेंड व्यक्ति 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाता है तो उसकी हार्ट की धड़कन कितनी बढ़ती है। और वही अगर एक ट्रेंड योगी जो रोज उत्कटासन करता होगा, जो रोज त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन करता है और उसकी टाइमिंग बढ़ाते जाता है, तो उसको जब 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है तो उसकी धड़कन भी नहीं बढ़ती, सांस भी नहीं फूलती, क्योंकि उसकी मसल में ऑलरेडी बहुत सारी ऑक्सीजन होती है। और ये ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ी? ये उस 2 मिनट के 3 मिनट के हाइपोक्सिया की वजह से बढ़ी। तो आप सबको ये मेरा निवेदन है कि अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए यौगिक आहार को आप अपनाएं, सभी तरह के व्यसनों से, जैसे कि शराब, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, च्यूइंग, सब तरह के व्यसनों से अपने आप को दूर रखें। और कम से कम 1 घंटा अपना योग में जरूर बिताएं, जिसमें आसन भी तरह तरह के हों और जिसमें ये प्राणायाम भी तरह तरह के हों, जिसमें आखिर का जो आपको मैंने बताया उस तक पहुंचना है अगर, तो एक पल्स ऑक्सीमीटर को उंगली में लगाइए और सांस को बाहर छोड़ के रोकिए। देखिए कि आज आप कितना ऑक्सीजन को घटा पाते हैं। जितना ज्यादा आप कम कर पाते हैं उतना आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसका खतरा तो नहीं है कुछ, क्योंकि अगर मैं किसी की नाक पकड़ूं जा करके तो खतरा है, लेकिन आप खुद ही जब सांस रोकने वाले हैं तो आप अपने खतरे को बिल्कुल चिंता का विषय न बनाएं। क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में, मेडिकल रिकॉर्ड में, सांस रोक करके किसी ने ये नहीं कहा कि मैं सांस रोक के मरूंगा और वो सांस रोक के मरा हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। खुद अपनी सांस रोक करके कोई नहीं मर सकता है, इसलिए इससे खतरे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक थोड़ी सी सावधानी मैं जरूर बता दूंगा, क्योंकि ब्रीफ इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया का एक साइड इफेक्ट जरूर है, और वो ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो जो लोग निश्शेष रेचक का अभ्यास करने लगे वो अपने ब्लड प्रेशर पे जरूर ध्यान दें, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आए तो निश्शेष रेचक को आप कम कर दीजिए। आप रोजाना मत करें, आप 3 दिन में एक बार करें, आप हफ्ते में एक बार करें, और उससे भी आपका फायदा होता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए इतनी बातें काफी हैं। लास्ट में एक बार थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं कि अगर ये प्रेजेंटेशन अभी अलाउ करता है, अभी भी मुझे समझ में तो आया नहीं है कि कहाँ रुकावट है। अभी भी लिखा आ रहा है कांट शेयर योर स्क्रीन, यू मस्ट ग्रांट परमिशंस इन ऑर्डर टू स्क्रीन शेयर। अभी परमिशन कहाँ से मिलेगी भाई? खैर, एनीवे, आपको ये निवेदन है कि YouTube पे जाकर के इस वीडियो को ढूंढने, डॉक्टर मार्शे शोज हाइपोक्सिया बाय ब्रेथ होल्डिंग, इसको देखिए और आपको बहुत सारी उसके अंदर जो है उत्साह बढ़ाने के लिए काफी वो मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखें, और साथ में मेरी किताब के लिए भी उसका नाम है मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा, और उसको आप Amazon.in पे ढूंढ सकते हैं। और उसको ढूंढ करके उसमें आपको इसी की तरह के बहुत सारे नॉवेल आइडियाज मिलेंगे। जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च करें, जो अभ्यासी हैं वो अभ्यास करें, और जो टीचर्स हैं वो इन चीजों को पढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि जब मैं देखता हूं योगा आचार्य लोग कहते हैं कि भाई प्राणायाम से अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है, तो मुझे लगता है कि क्यों ना उनको ये सही बात भी पता होनी चाहिए कि बहुत सारे प्राणायाम ऐसे भी हैं जिससे शरीर की ऑक्सीजन कम होती है और उससे इसका फायदा होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी। अगर कोई प्रश्न हो मुझे आप मेल कर सकते हैं prakashmalche@rediffmail.com। आप अपने प्रश्न जो हैं वो लिख करके और इस मेल पर मुझे भेज देंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका जवाब दूं।
prakashmalche@rediffmail.com। ओके, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर। मेरी आवाज मिल रही? आवाज आ रही है। सर ने बहुत ही सुंदर ढंग से योग प्रैक्टिस या योग के जो साइंस है, विशेषकर जो मेडिकल साइंस है, उसके संबंध में सर ने हम लोग का ध्यान आकर्षित किया। और हम लोग लगातार अपने विद्यार्थियों को और जो लोग भी संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि इस समय कार्यक्रमों की सुनामी आई हुई है, विशेषकर योग के कार्यक्रमों की ऑनलाइन। शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। और ये जो कोरोना इन्फेक्शन के क्रम में लोग बहुत ही कुछ लोग तो अच्छे अभ्यासी भी हैं, कुछ लोग लोगों का देखा देखी अंधाधुंध प्राणायाम और आसन और ढेर सारी चीजें कर रहे हैं। तो इस रेफरेंस में आप जो चीजें बता रहे हैं, ये लोगों को बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये आपका था, मैं लिंक भी शेयर करूंगा काफी जगह पे। और लोगों को जो आपने बताया, ये शिक्षाएं हम लोग भी लोगों को बता रहे हैं कि जरूरत भर का आप प्राणायाम करिए, जरूरत के अनुसार ही आसन करिए। मगर लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि जितना प्राणायाम करेंगे 2 घंटा 4 घंटा, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है शरीर को, उतना मुझे लाभ मिलेगा। तो इस धारणा को तोड़िए, और सर ने भी इसको प्रमाणित किया और लगातार हम लोग बता भी रहे हैं। यदि इसको आपकी जरूरत है, उतना अभ्यास करेंगे तो आपको औषधि की तरह इसका लाभ मिलेगा, और आवश्यकता से ज्यादा करेंगे तो उसका जरूर नुकसान होगा। क्योंकि कोई भी मेडिसिन तभी है जब उसकी एक डोज के साथ आप लेते हो। उसका डबल ले लोगे, ट्रिपल ले लोगे, ज्यादा ले लोगे तो जहर हो गई, साइड इफेक्ट हो गया। उसी तरह जो आसन है, प्राणायाम है, इनका भी एक निर्धारित अवधि होनी चाहिए, और जरूरत के अनुसार